हेलो अस्सलाम वालेकुम बडीज। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ज़बरदस्त हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी है और ये स्टोरी मिस आसमा ने या मिस अस्मा ने हमें शेयर की है। ये जो इंसिडेंट थे या जितने भी वाक़यात थे ये इनके ग्रेट ग्रैंडफादर और उनकी फैमिली के साथ 1910-1912 में पेश आए थे। ये बताती हैं कि इनके फोर फादर्स का जो ताल्लुक था वो इंडिया की एक बहुत मशहूर जगह है आगरा। आगरा के बहुत बड़े रईस थे ये लोग और वहां पे इनकी बहुत बड़ी जमीन मौजूद थी। इनके ग्रेट ग्रैंडफादर को वहां पे मिर्जा साहब के नाम से जाना जाता था। ये बताती हैं कि जो मिर्जा साहब थे उनके सराउंडेड जितने भी लोग थे या उनके करीब जवार के जितने भी गांव वाले थे वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे और सोसाइटी में उनका एक दबदबा था। लोग उनकी बात को हमेशा मान लिया करते थे। अब इनकी जो हवेली थी ये एक बहुत ही बड़ी हवेली थी और जैसे कि आमतौर पे प्री पार्टीशन हवेलियां हुआ करती हैं तो वैसे ही इनकी हवेली का जो बीच का हिस्सा था वहां पे सहन मौजूद था। चारों तरफ कमरे मौजूद थे और उन कमरों से आगे कॉरिडोर मौजूद था और फिर उसके बाद बैक साइड का एरिया था जहां पे बहुत सारे दरख्त मौजूद थे। अब ये जो हवेली थी ये सरासर मिर्जा साहब के इस्तेमाल की हवेली थी, लेकिन इनकी हवेली के साथ साथ जो एक जगह थी जो कि इनकी ही जगह थी वो भी हवेली नुमा जगह थी और वो गए वक्तों में अंग्रेज़ों ने इनके ग्रेट ग्रैंडफादर को तोहफे के तौर पे पेश की थी। खैर, ये अपनी हवेली में रहा करते थे और जो बराबर वाला हिस्सा था या जो बराबर में खाली हवेली थी उधर मिर्जा साहब ने किसी को ना आने की इजाज़त दी थी न किसी को जाने की इजाज़त दी थी। सिर्फ मिर्जा साहब थे जो उस हवेली में या उस वीरान जगह पे जा सकते थे और हफ्ते में एक दिन उनका मुकर्रर था, जैसे कि शायद जुमेरात को या जुम्मे को वो वहाँ पे जाया करते थे और वहाँ जाके ना सिर्फ तिलावत किया करते थे बल्कि एक छोटा सा मिलाद किया करते थे। मिर्जा साहब के साथ साथ एक मस्जिद के इमाम थे जो वहाँ जाते थे और मस्जिद के इमाम के अलावा दो और बुजुर्ग थे जो इनके साथ इनके हमरा हुआ करते थे। ये एक मिस्ट्री थी जो किसी को भी नहीं पता थी कि उस हवेली में किसी और के जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। खैर, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मिर्जा साहब की जो तबीयत थी वो ख़राब से ख़राब होती चली जा रही थी और मिर्जा साहब के जो बच्चे थे जिनमें 7 लड़के थे 4 लड़कियां थीं, तो ख़ास तौर पे जो इनके लड़के थे वो कहते थे कि जो बराबर वाली हवेली है इसको तोड़वा के या तो इसको सेल कर दें या फिर हमारे फ्यूचर के लिए या हमारे कारोबार के लिए कोई इंतज़ाम कर दें। जबकि मिर्जा साहब का ख्याल था कि जो बराबर वाली जगह है इसको जब तक मैं जिंदा हूं ना कोई तोड़ सकता है ना ही इसको सेल कर सकता है। एक अजीब सा मिस्टीरियस बिहेवियर था जो मिर्जा साहब का था और वो किसी भी कीमत पे वहां पे जो दरख्त मौजूद हैं उनको काटने की या इस जगह को सील करने की इजाजत नहीं देना चाहते थे। खैर, अल्टीमेटली एक दिन ऐसा हुआ कि एकदम से मिर्जा साहब की तबीयत खराब हुई और देखते ही देखते कुछ देर के अंदर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए।
اب جب مرزا صاحب کی طبیعت خراب ہونے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو 7 لڑکے تھے ان میں سے 4 لڑکوں نے 10 دن کے اندر اندر ہی اس حویلی کو توڑنے کا یا وہاں پہ جو درخت موجود ہیں ان کو کاٹنے کا پروگرام بنایا۔ ان لوگوں کا یہی خیال تھا کہ پہلے درخت کاٹیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس جگہ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ جگہ ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہوئی تو اس جگہ کو ہم بیچ کے جو بھی پیسے آئیں گے ان پیسوں سے یا تو کوئی کاروبار کریں گے یا ہندوستان میں کسی اور جگہ کوئی اور حویلی خرید لیں گے۔ خیر، جس دن ان درختوں کو کٹنا تھا اور اس حویلی کو مسمار ہونا تھا تو اس سے ایک رات پہلے یہ ساری کی ساری فیملی رات کا کھانا کھا رہی تھی۔ اتفاق سے گھر کے جتنے بھی مرد تھے وہ گھر میں موجود نہیں تھے اور حویلی کے اندر صرف خواتین تھیں اور وہ رات کا کھانا کھا رہی تھیں۔ کھانا کھاتے کھاتے ان عورتوں کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ جو چھت کا حصہ ہے، یعنی کہ اوپر سے جو راستہ یا زینہ نیچے کی طرف آتا ہے، اس زینے سے کسی نے ایک دم سے نیچے اترنا شروع کیا ہے۔ اب شروع میں یہی لگا کہ شاید کوئی بلی ہوگی یا پھر کوئی پیٹ اینیمل ہوگا جو اوپر سے نیچے آ رہا ہوگا، لیکن جب باقاعدہ کسی کے قدم رکھنے کی یا نیچے اترنے کی آواز محسوس ہوئی تو جتنے بھی عورتیں تھیں انہوں نے دیے کی روشنی کی مدد سے جب زینے کی طرف دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جس نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی ہوئی ہے اور اس کا جو چہرہ ہے اس چہرے کے آگے گھونگھٹ پڑا ہوا ہے۔ وہ زینے سے یا سیڑھیوں سے نیچے اترتی بھی آ رہی ہے اور اس لڑکی کا ان کی فیملی سے یا ان کی خواتین سے یا ان کے قریب و جوار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب کی سب پہلی دفعہ اس لڑکی کو اپنے سامنے نیچے اترتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ خیر، دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو لڑکی تھی وہ ایک دم سے مرزا صاحب کی جو بڑی بیٹی تھی اس بیٹی کے سامنے آ کے رکی اور کہنے لگی کہ پچھلے 200 سالوں سے ہم لوگ اس حویلی میں جو کہ بند ہے رہا کرتے ہیں اور ہم پہلی دفعہ اور آخری دفعہ تمہیں سمجھانے آئے ہیں کہ اپنے گھر کے مردوں کو منع کرو کہ وہاں پہ جو درخت موجود ہیں نہ ان درختوں کو کاٹیں اور نہ ہی اس حویلی کو خالی کروائیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اپنے نقصان کا خود ہی ذمہ دار ہوں گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ جو لڑکی تھی وہ ایک دم سے مڑی اور زینے سے ہوتی ہوئی چھت کی طرف جا کے غائب ہو گئی۔ اب یہ جو کچھ ہوا تھا یہ بڑا آنن فانن ہوا تھا اور کسی کی بھی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہوا کیا ہے۔ خیر، جب آہستہ آہستہ کر کے ان کے جو بچے تھے وہ آنا شروع ہوئے اور ان کی جو بڑی والی بیٹی تھی انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ اس طرح ایک عورت آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ان درختوں کو یا اس حویلی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ تو جو 4 بچے تھے جو خاص طور پہ اس حویلی کو بیچنا چاہتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم دیکھ لیں گے کہ کون ہے جو ہمارے ابا کی حویلی کو بیچنے سے روک سکتا ہے۔ ان خواتین نے اپنے طور پہ بھرپور کوشش کی کہ کسی بھی طرح ان لوگوں کو روک سکیں یا ان مردوں کو سمجھا سکیں کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، اس جگہ کے علاوہ جو دیگر زمین ہے یا دیگر پراپرٹی ہے اس کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی کام کر لو۔ لیکن یہ جو 4 بھائی تھے ان کے اوپر جنون سوار تھا اور انہوں نے ٹھیک اگلے دن درختوں کو کٹوانا شروع کر دیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ جب درختوں کو کٹوانا شروع کیا تو ان کی پوری حویلی میں ایک عجیب سی بدبو تھی جو پھیل چکی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ گوشت کے سڑنے کی بدبو جو ہے وہ پوری حویلی میں پھیل چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جانوروں کے رونے کی، خاص طور پہ کتے کے رونے کی
आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थी। खैर, मज़दूरों ने एक दिन के अंदर अंदर जितने भी दरख्त थे सारे के सारे दरख्त काटे, और काटने के बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। दरख्त काटने के बाद जो पहली रात थी, उस रात एकदम से इनकी हवेली के ऊपर चारों तरफ से पत्थरों का बरसाव शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से इनकी हवेली को कुछ लोगों ने घेर लिया है और मुसलसल इनकी हवेली के ऊपर या इनके घर के ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं। हालांकि जो मिर्जा साहब की फैमिली थी, इसकी पूरे गांव में, पूरे शहर में लोग बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे, और किसी भी तरह मुमकिन नहीं था कि गांव के या शहर के लोग इनके घर की तरफ पत्थर फेंकें। खैर, जैसे तैसे करके ये जो रात थी वो गुजर गई। अगली जब सुबह हुई तो सुबह होते ही इन चारों भाइयों में से जो 3 भाई थे वो एकदम से देखते ही देखते शदीद बीमार हो गए। हालांकि रात में जब ये लोग सोए थे तो नॉर्मल थे, लेकिन जब ये लोग सुबह उठे तो इन सब के सीनों में, खास तौर पे इनके दिल की जगह पे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इसके बाद जो चौथा भाई था उसकी भी तबीयत खराब हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी करके जितने भी मर्द थे वो सारे के सारे बीमार हो चुके थे। अब इसके बाद जो करीबी इमाम साहब थे या इमाम बारगाह थी, वहां से राब्ता किया गया और उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और एक औरत थी, एक लड़की थी जो हमें मना करके गई थी कि किसी भी कीमत पे इन दरख्तों को नहीं काटना। खैर, ये सारा मामला सुनने के बाद वो जो इमाम साहब थे उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बराबर वाली हवेली है वहाँ पे जिन्नात रहा करते थे, और आप लोगों ने उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की है, तो जिसकी वजह से आप सबके सब लोग बीमार हो चुके हैं। और ना सिर्फ बीमार हो चुके हैं, बल्कि रात के औकात में आपकी हवेली के ऊपर बड़े बड़े पत्थर आके गिरते हैं। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ये पढ़ना शुरू करें, लेकिन मैं आपसे वादा नहीं करता क्योंकि गलती आप लोगों की तरफ से हुई है, और मुझे नहीं पता कि वो जो मखलूक़ात हैं वो इतनी आसानी से आप लोगों को माफ़ करेंगी भी या नहीं करेंगी। खैर, ये सब बताने के बाद और कुछ वज़ाइफ देने के बाद वो जो इमाम साहब थे वो वापस मस्जिद या इमाम बारगाह चले गए। इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजरे। अब घर की जो ख़वातीन थीं, यानी इनकी जो 4 बेटियां थीं, वो बज़ाहिर नॉर्मल थीं और उनके ऊपर किसी भी किस्म के असरात नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो इनकी सबसे बड़ी वाली बेटी थी, उनको नहाने के लिए वॉशरूम जाना था। खैर, जब वो वॉशरूम के अंदर गईं और वहां जाके उन्होंने नहाना शुरू किया, तो उनको अच्छी तरह याद है कि जब वो वॉशरूम के अंदर गई थी तो वॉशरूम ज़्यादा बड़ा नहीं था और वहां पे उनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे ही इन्होंने नहाना शुरू किया तो वॉशरूम का जो गेट था वो देखते ही देखते खुद ब खुद लॉक हो गया, और इनको ऐसा महसूस होने लगा कि इस वॉशरूम के अंदर इनके अलावा भी कोई है जो मौजूद है। अब बाज़ाहिर कोई भी वॉशरूम के अंदर नजर नहीं आ रहा था। ये चीखना चाह रही थी लेकिन इनकी आवाज नहीं निकल रही थी। खैर, बहरहाल देखते ही देखते वॉशरूम का जो कोना था, उस कोने पे एकदम से एक काला सा आदमी नमूदार हुआ। इस आदमी का जो कद था वो तकरीबन 7 या 7.5 फीट के दरमियान था, और जैसे आमतौर पे काले हबशी हुआ करते हैं, उसकी इस तरह की शक्ल थी। ये वॉशरूम से बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन वॉशरूम का ना गेट खुल रहा था ना इनकी आवाज निकल रही थी, और वो जो आदमी था वो इनके सामने मौजूद था। ना सिर्फ मौजूद था बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो इनके करीब बढ़ रहा था और इनको छूने की कोशिश कर रहा था। खैर, जैसे ही वो इनके बिल्कुल करीब आया
या उसने इनको छूना शुरू किया तो ये एकदम से बेहोश हो गईं। जब इनको होश आया तो ये वॉशरूम के अंदर ही मौजूद थीं और अब वहाँ पे ना कोई आदमी मौजूद था, ना इस तरह की कोई निशानी मौजूद थी। ये तो इब्तिदा थी। इसके बाद ये बताती हैं कि अक्सर ऐसा होने लगा कि रात के औकात में इनकी जो 4 बेटियां थीं, उन बेटियों को अपने साथ अपने बिस्तर पे कोई ना कोई महसूस होता और इनको ऐसा लगता जैसे इनके साथ साथ कोई और भी है जो सो रहा है। कभी किसी के सांसें लेने की आवाज़ आती, कभी इन लोगों को महसूस होता कि इनके जिस्म पे कोई हाथ फेर रहा है, कभी इनको महसूस होता कि इनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। हालांकि ये जो लड़कियां थीं, ये बड़ी साफ सुथरी लड़कियां थीं, इनकी बड़ी अच्छी तरबियत थी। इनके बारे में कोई अपने जहन में या ख्यालात में भी ऐसा नहीं सोच सकता था जैसा इन बेचारी लड़कियों के साथ हो रहा था। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे इनके जो 7 लड़के थे, उनमें से 4 का बारी बारी यानी 1-1 महीने के गैप से इंतकाल हो गया। इस दौरानिये में इन लोगों ने मुतादिद आलिमों से, बहुत सारे झाड़ फूक करने वालों से, गर्ज के जिसका भी इनको पता चलता उन सब लोगों से ये लोग राब्ता किया करते। सबका यही ख्याल था कि हम लोग इलाज करने की या उस मखलूक को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बात है कि हमारी कोशिश के बावजूद भी ना वो मखलूक पीछे हटती है और ना ही वो किसी भी सूरत में रिस्ट्रिक्ट हो पाती है। पूरी रात इनकी हवेली के ऊपर ऐसा महसूस होता कि बहुत सारी औरतें मौजूद हैं जो मुसलसल बैन कर रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इनके सहन के अंदर मौजूद हैं। कभी ऐसा लगता कि कुत्ते रो रहे हैं, कभी ऐसा लगता कि गीदड़ के रोने की आवाज़ आ रही है। गर्ज के इनकी फैमिली में इनके अफराद के अलावा ऐसा लगता कि बहुत सारे लोग हैं जो इनके साथ रहा करते हैं। ये बताते हैं कि सबसे मुश्किल और हैरान कुन बात ये थी कि जैसे जैसे 8 या 10 महीने गुजरे तो इनकी जो खवातीन थीं या जो 4 बेटियां थीं, उनमें से जो 2 बेटियां थीं वो प्रेग्नेंट हो चुकी थीं। हालांकि ना उनका किसी से इस तरह का रिश्ता था, ना उनकी शादी हुई थी और ना ही उनके कैरेक्टर इस तरह के थे। खैर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, बहुत सारे मसाइब थे जो इनकी फैमिली ने या मिर्ज़ा साहब की फैमिली ने फेस किए थे और तकरीबन 1 से 1.5 साल तक मुसलसल अज़ियतें बर्दाश्त करने के बाद, परेशानियां देखने के बाद और अपनी फैमिली के तकरीबन 8 लोगों को खो देने के बाद एक साहब ऐसे मिले जिन्होंने इनकी फैमिली का, इनके घर वालों का मुकम्मल तौर पे इलाज किया और वो जो भी जन्नात थे या जो मखलूक़ात बराबर वाली हवेली में रहा करती थी, उनके साथ इनके मामलात बनाए और बाकायदा उन जन्नात से या उस कबीले से प्रॉपर्ली माफ़ी मांगी गई। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में या आपकी फैमिली में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिनको देख के आपको सोचना पड़ता है कि बाज़ाहिर ये कोई बड़ी गलती नहीं लगती, लेकिन अक्सर जो गलतियां छोटी छोटी लगा करती हैं वो आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का या रुसवाई का बाइस बन जाती हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों के पास भी कोई इस तरह की स्टोरीज मौजूद हैं जिनमें इस तरह के किसी करैक्टर का या दरख्त काटने का या इस तरह के वाक़े का कोई जिक्र है तो प्लीज़ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है, ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और इस तरह की तमाम मखलूक़ात, शयातीन और उनके शर से महफूज रखे। अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।